अच्छा, अगर ऐसा कहा जाए कि छत्तीसगढ़ का आधे से ज्यादा पानी सिर्फ एक नदी तय करती है, कि अगर वो नदी ना हो तो न खेती बचेगी, न शहर, और शायद ना ही सभ्यता, तो वो नदी कौन सी होगी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और ये सिर्फ एक नदी के बारे में नहीं है। ये एक पूरी सभ्यता की बुनियाद के बारे में है और इसका जवाब है महानदी। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी महानदी की कहानी बताते हैं, पर ये सिर्फ एक नदी के भूगोल की कहानी नहीं है। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई नदी, मतलब पानी का एक बहता हुआ स्रोत, किसी राज्य की जीवन रेखा कैसे बन जाती है। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लाइफलाइन, पर इसका असली मतलब क्या है? हाँ, और यही हमारा मकसद है। हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब को समझेंगे। ये पड़ताल हमें महानदी के विशाल फैलाव, उसकी सहायक नदियों के जाल, उस पर बने इंसानी ढांचों और हाँ, सदियों से चले आ रहे उसके सांस्कृतिक रिश्ते तक ले जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये नदी सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में कैसे बहती है। तो चलिए इसके विशाल रूप से ही शुरू करते हैं। स्रोत में एक आंकड़ा दिया गया है जो, सच कहूं तो, पहली नजर में यकीन करने लायक नहीं लगता। कौन सा आंकड़ा? ये कि महानदी अपवाह तंत्र, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह क्षेत्र का 56.15% है। आधे से भी कहीं ज्यादा। ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाँ प्लीज। इसका मतलब है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के नक्शे पर कहीं भी एक गिलास पानी गिराएं, तो आधे से ज्यादा संभावना है कि वो पानी बहते बहते आखिरकार महानदी में ही जाकर मिलेगा। इतना दबदबा है इस एक नदी का। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब प्रदेश की ज्यादातर जमीन का पानी यही एक नदी संभालती है। और स्रोत में इसे अनुवर्ती नदी भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ताल्लुक नदी के स्वभाव से है। अनुवर्ती यानी अनुसरण करने वाली। ये नदी जमीन के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ये पहाड़ों को चीरकर कोई आक्रामक रास्ता नहीं बनाती है, बल्कि जमीन की ढलान के साथ बहुत सहजता से बहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक शांत और स्थिर नदी है। ज्यादातर, हाँ। और यही गुण इसे इतना जीवनदायी बनाता है। जो नदियां ढलान के साथ आराम से बहती हैं, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, मतलब सिल्ट, लेकर आती हैं और मैदानों में बिछाती जाती हैं। ये नदियां विनाश नहीं बल्कि निर्माण करती हैं, और शायद इसीलिए मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान इतने उपजाऊ हैं। महानदी का स्वभाव ही इस इलाके की समृद्धि का राज है। अच्छा, तो हमने इसके विशाल आकार और शांत स्वभाव को समझ लिया, पर हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इतना बड़ा तंत्र, ये विशाल नदी, ये शुरू कहाँ से होती है? किसी बड़े ग्लेशियर से। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोतों के मुताबिक इसका उद्गम किसी विशाल ग्लेशियर से नहीं होता, बल्कि धमतरी जिले की नगरी तहसील में सिहावा पर्वत के फरसिया नाम की एक छोटी सी जगह से होता है। आप सोचिए, एक मामूली सा झरना जो आगे चलकर एक महान नदी बन जाता है। एक छोटे से स्रोत से 858 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलना, ये तो अपने आप में एक महागाथा है। लेकिन यहाँ एक पेच है जो मुझे स्रोतों में मिला और जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। हाँ, ये क्लासिक ट्रिविया सवाल है और अक्सर लोगों को उलझा देता है। देखिए, महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, तो ये बिना किसी शक के छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन वो अपनी पूरी लंबाई छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। राज्य की सीमा के भीतर उसका प्रवाह सिर्फ 286 किलोमीटर है। ओह अच्छा, और यहीं पर कहानी में दूसरी नदी आती है ना? तय करती है। तो पहेली का जवाब ये है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ। अब जाकर ये साफ हुआ। और अपने इस 286 किलोमीटर के सफर में ये सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि कई शहरों को पहचान भी देती है। बिल्कुल। स्रोत में राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण जैसे नाम हैं। ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था के बड़े केंद्र हैं। और ये भी कि ये 11 जिलों से होकर गुजरती है। 11 जिले, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब है कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी और एक बड़ा भूभाग सीधे सीधे इस नदी के किनारे रहता है। धमतरी में जन्म लेकर कांकेर, बालोद, गरियाबंद से गुजरती हुई रायपुर,
महासमुंद और फिर आगे जांजगीर चांपा, रायगढ़ तक। इसका प्रभाव हर जगह है। ये एक धागे की तरह है जो इन सभी जिलों को एक साथ पिरोता है। सही बात है। और कोई भी महान नदी अकेली नहीं होती, जैसा हमने शिवनाथ के उदाहरण में देखा। स्रोतों में उत्तर और दक्षिण से आने वाली कई सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब और दक्षिण से सोंदुर, पेरी, जोंक। इन नदियों के नाम भी कितने स्थानीय और जमीन से जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये उस इलाके की पहचान है। उत्तर से आने वाली नदियां जैसे हसदेव और मांड, वो कोयले और खनिजों से भरे पठारी इलाकों का पानी लाती हैं। तो वहीं दक्षिण से आने वाली पैरी और सोंदुर जैसी नदियां घने जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों से होकर आती हैं। महानदी इन सब अलग अलग संस्कृतियों और भूभागों के पानी को अपने अंदर समेट लेती है। और जब ये नदियां मिलती हैं तो वो जगह सिर्फ एक भौगोलिक मिलन बिंदु नहीं रह जाती है ना। स्रोत में 3 त्रिवेणी संगम का जिक्र है जो बहुत पवित्र माने जाते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब गूगल मैप्स नहीं थे, तब नदियों का संगम ही सबसे बड़ा लैंडमार्क होता था। राजिम में महानदी पैरी और संदूर का मिलना, शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोंक का मिलना, और चंद्रपुर में महानदी मांड और लात का मिलना। ये वो जगह थी जहाँ रास्ते मिलते थे, लोग मिलते थे और संस्कृतियाँ मिलती थीं। तो ये तीर्थस्थल इसीलिए बने क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा होता था, एक तरह से नेचुरल मीटिंग पॉइंट्स। बिल्कुल, ये स्वाभाविक रूप से व्यापार और मेलों के केंद्र बन गए, और जहाँ इंसान इकट्ठा होता है वहाँ आस्था भी जन्मी लेती है। इन संगमों ने नदी को सिर्फ पानी के स्रोत से उठाकर माँ का दर्जा दे दिया। लोग यहाँ पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं। ये संगम महानदी के जीवन रेखा होने के आध्यात्मिक प्रमाण हैं। ये तो हुई नदी की प्राकृतिक और आध्यात्मिक कहानी, पर इंसान ने भी तो इस पर अपनी छाप छोड़ी है। स्रोत बताते हैं कि 1901 में ही यहाँ सिंचाई की शुरुआत हो गई थी। मतलब 125 साल पहले ही लोगों ने इसकी ताकत को पहचान लिया था। ये एक क्रांतिकारी कदम था। इसने इस क्षेत्र की किस्मत बदल दी। मानसून पर निर्भर रहने वाली खेती को साल भर पानी का सहारा मिला, और इसी वजह से ये इलाका मध्य भारत का धान का कटोरा बन पाया। ये उस दौर के इंजीनियरों की दूरदर्शिता थी। स्रोत में धमतरी के रुद्री बैराज, गंगरेल बांध और कांकेर के दुधवा जलाशय का जिक्र है। लेकिन एक नाम जो छत्तीसगढ़ के बाहर का है वो है हीराकुंड बांध। हाँ, और हीराकुंड का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये उड़ीसा के संबलपुर में है और महानदी पर बना भारत का सबसे लंबा बांध है। ये हमें याद दिलाता है कि महानदी सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। जैसे ही ये नदी राज्य की सीमा पार करती है, ये उड़ीसा की जीवन रेखा बन जाती है। तो इसका मतलब है कि पानी को लेकर दोनों राज्यों में एक साझा रिश्ता भी है, और कभी-कभी तनाव भी। हीराकुंड बांध ये दिखाता है कि नदी पर किए गए किसी भी काम का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता। ये हमें नदी के प्रबंधन की जटिलता को समझाता है, और यहीं से संघर्ष की कहानी का एक पहलू शुरू होता है जिसकी बात हम शायद बाद में करेंगे। सही बात है। और छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ बड़े बांध ही नहीं, बल्कि समोदा, शिवरी नारायण, बसंतपुर, मिरोनी जैसे कई बैराजों का एक पूरा जाल, एक नेटवर्क बिछाया गया है। ये एक विशाल जल प्रबंधन प्रणाली है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक प्राकृतिक नदी को एक क्षेत्र की इकोनॉमिक आर्टरी में बदल दिया गया है। खेती से लेकर उद्योगों और शहरों के लिए पीने के पानी तक सब कुछ इसी नेटवर्क पर निर्भर है। हमने नदी को अपनी जरूरतों के हिसाब से नियंत्रित किया, लेकिन समय के साथ हमने उसे अलग अलग नाम भी दिए हैं। स्रोतों में जो इसके पुराने नाम दिए गए हैं वो तो किसी कविता की तरह लगते हैं। कनकनंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, गंगा। एक ही नदी के इतने सारे नाम क्यों? क्योंकि अलग अलग युगों में लोगों ने नदी को अलग अलग नजरिए से देखा। कनक नंदिनी मतलब सोने जैसी चमक वाली, शायद सुबह की धूप में इसका पानी ऐसा ही दिखता हो। सतयुग ने नीलोत्पला यानी नीले कमल जैसी, हो सकता है तब इसका पानी ज्यादा साफ और नीला रहा हो। और चित्रोत्पला गंगा, इसका जिक्र तो महाभारत में भी आता है शायद। हाँ, गंगा शब्द जोड़ना इसे पवित्रता और महत्व देने का एक तरीका था। ये दिखाता है कि उस दौर में भी इसे उत्तर भारत की गंगा नदी के बराबर सम्मान दिया जाता था। और वर्तमान नाम महानदी, जो श्रृंगी ऋषि की शिष्या महानंदा के नाम पर पड़ा, वो इसे एक आध्यात्मिक विरासत से जोड़ता है।
ये नाम बताते हैं कि हमारा और इस नदी का रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि भावनाओं और कहानियों का भी है। और आज के नाम छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, ये किसी राजा या सरकार ने नहीं दिए। बिल्कुल, ये लोगों ने दिए हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, ये नाम इस नदी की पूरी कहानी अपने आप में कह देते हैं। गंगा पवित्रता का प्रतीक है और जीवन रेखा निर्भरता का। ये दो शब्द महानदी के पूरे महत्व को समेट लेते हैं। चलिए, अब तक की चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो दिमाग में बैठ गई हैं, उन्हें एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। पहली, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, पर राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ। ये अंतर याद रखना जरूरी है। और दूसरा, केशकाल घाटी का जिक्र। स्रोत में इसे जल विभाजक कहा गया है। ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह है। जल विभाजक मतलब पानी को बांटने वाला? ठीक समझे। केशकाल घाटी एक ऊंचाई वाला इलाका है जो छत्तीसगढ़ के पानी की किस्मत तय करता है। इस घाटी के एक तरफ गिरने वाला पानी उत्तर की ओर बहकर महानदी में जाता है और दूसरी तरफ गिरने वाला पानी दक्षिण की ओर बहकर इंद्रावती गोदावरी प्रणाली में चला जाता है। ये छत्तीसगढ़ के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, और आखिर में कुछ आधुनिक निर्माण, राजिम में बना सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला और राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल। हाँ, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, वो भी इसी नदी पर है। तो ये आधुनिक पुल क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि आज भी हमारा विकास इसी नदी के इर्द गिर्द हो रहा है। पहले तीर्थयात्री इसके किनारे चलकर संगम तक पहुंचते थे। आज हम विशाल पुल बनाकर इसके ऊपर से गुजर जाते हैं। रिश्ता बदला है, पर निर्भरता आज भी कायम है। तो इन सभी जानकारियों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? स्रोतों से ये साफ है कि महानदी सिर्फ पानी का एक विशाल स्रोत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की पहचान का, उसकी संस्कृति, उसकी खेती और उसके इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत के अंतिम पंक्तियां इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती हैं। महानदी सिर्फ नदी नहीं, यह छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष की कहानी है। जब तक महानदी बहती रहेगी, छत्तीसगढ़ जीवित रहेगा। ये पंक्तियां थोड़ी भावुक लग सकती हैं, लेकिन ये सच हैं। आपने शुरू में कहा था, और इन पंक्तियों में भी संघर्ष की कहानी का जिक्र है। हमने विकास और बांधों की बात की, जो एक तरह का संघर्ष ही है प्रकृति को साधने का। पर क्या इसका कोई और गहरा मतलब है? मुझे लगता है हाँ, और यही एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत में महानदी को संघर्ष की कहानी कहा गया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो नदी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, उसके अपने संघर्ष क्या हो सकते हैं? क्या ये राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का संघर्ष है? क्या ये बढ़ते प्रदूषण से अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है? या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम में अपने प्रवाह को बनाए रखने का संघर्ष? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर आने वाले समय में खोजना होगा।